हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इंगेट अड्डा। आज चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 आरसीसी ईएससी क्वेश्चन सीरीज का। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक देखे थे, सॉल्व किया था और अच्छे से डिटेल में वो सारे क्वेश्चन देखे थे। तो आज जो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद जो है पार्ट 2 देखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होता है तो मैं उस सारे को फिर दोबारा से नहीं बताऊंगा, मैं पीछे वाले क्वेश्चन से रेफरेंस ले लूंगा। ठीक है, तो आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पहले देख लीजिए, उसका जो लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन सीरीज, सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रो अबाउट मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन सीरीज विदाउट एनी फर्दर डिले। हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक देख लिया था पार्ट 1 में, तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन जो आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दैट मीन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर 1 का है, लिमिट स्टेट एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड का जो चैप्टर 1 है, ठीक है, उससे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द डिजाइन फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। क्या पूछा? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स पूछा, सर्विसिबिलिटी नहीं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर मतलब बेंडिंग में इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स बेंडिंग में क्या क्या एजम्पशन लेते हैं हम। तो पहला एजम्पशन देखिए, प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। बिल्कुल सही एजम्पशन है, प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू एक्सिस रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, सही है। चलिए सेकेंड देखते हैं स्टेटमेंट, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन अ कंक्रीट एट द outermost टेंशन फाइबर इज 0.0035। मैक्सिमम स्ट्रेन, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन पूछा किसमें? कंक्रीट में। एट द outermost टेंशन फाइबर लिखा हुआ, टेंशन फाइबर नहीं होता है यहाँ पे, कंप्रेशन फाइबर में होता है 0.0035। सो दिस इज अ रॉन्ग। नेक्स्ट, the relationship between the compressive stress distribution in concrete and strain in a concrete may be assumed to be rectangular, trapezoidal, parabolic or any other shape which results in the prediction of strength in substantial agreement with the result of test। ये पूरा का पूरा जैसा का कोड में लिखा हुआ पूरा का पूरा वैसे ही यहाँ पे ऑप्शन में डाल लिया। इसका मीनिंग क्या है? जो हम एज्यूम करते हैं कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसे हम लेते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है ऐसा। यदि आपका प्रैक्टिकल रिजल्ट से कुछ और आ रहा है, प्रैक्टिकल रिजल्ट से आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसा आ रहा है तो आप वो ले सकते हैं। तो प्रैक्टिकल रिजल्ट से आपका जो भी आ रहा है तो इसी वाले कर्व से तो हम ऐसा बनाते हैं स्ट्रेस डायग्राम। ये पैराबोलिक, उसके बाद कांस्टेंट, यही वाला चीज है, पैराबोलिक एंड कांस्टेंट। तो ये जो बोला जो डायग्राम है स्ट्रेस का, कंप्रेसिव फ्लेक्चर स्ट्रेस इन, ठीक है, इन कंक्रीट, तो ये डायग्राम इस शेप का भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल शेप का भी हो सकता है, पैराबोलिक का भी हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है। बट कोई भी शेप लेने से पहले वो जो उसका स्ट्रेंथ का जो प्रेडिक्शन करेगा वो सही होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 भी पूरा का पूरा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3 इज द करेक्ट। फाइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है। सी द क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर implied in the limit state design is of the order of, ये सारे ऑप्शन है। दैट मीन्स ये पूछा प्रोबेबिलिटी जो फेल होने का लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन में वो क्या है, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या है। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर जो निकालते हैं लिमिट स्टेट में, तो आपको पता है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर क्या हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर या तो हो सकता है जो आपका मटेरियल स्ट्रेंथ बिलो द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जो मटेरियल फेल हो जाए, मटेरियल स्ट्रेंथ, मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है बिलो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो मटेरियल का स्ट्रेंथ यदि बिलो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से हो जा यदि हुआ तब भी फेल हो जाएगा, भले
भले जो आपका लोड है, लोड इज बिलो करेक्टरिस्टिक लोड, करेक्टरिस्टिक लोड, लोड जो है कम है बट मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है वो जो है जितना रिक्वायर्ड होना चाहिए, जो उसका करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होना चाहिए उससे कम है, तो मतलब फेल हो जाएगा। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, प्लस और क्या हो सकता है, जो मटेरियल का स्ट्रेंथ जो है, मटेरियल स्ट्रेंथ अबव द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, बट जो लोड है, लोड इज अबव द, लोड इज अबव करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, करेक्टरिस्टिक लोड। ठीक है, तो लोड जो हो गया, जो करेक्टरिस्टिक लोड होना चाहिए उससे ज्यादा है, तब भी फेल हो जाएगा। मटेरियल फेल नहीं है, मटेरियल का स्ट्रेंथ जो है सफिशिएंट है, बट लोड जो है जितना लोड होना चाहिए उससे ज्यादा है, तब भी फेल हो जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, दोनों मटेरियल भी फेल हो जाए और लोड भी एक्सीड कर जाए। मटेरियल स्ट्रेंथ लेस, मटेरियल स्ट्रेंथ जो है बिलो द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड लोड इज अबव, लोड इज अबव करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, करेक्टरिस्टिक लोड। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हो रहा है प्रोबेबिलिटी में। तो आप बोल सकते हैं, जो इसका एक एक करके देख लीजिए यहां से, मटेरियल स्ट्रेंथ बिलो द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो मटेरियल स्ट्रेंथ जो है बिलो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना होता है, 5%, 5%, दैट मीन 0.05, एंड लोड बिलो द करेक्टरिस्टिक लोड 95%। ठीक है, ये कर्व आपको याद आ रहा होगा, ये कर्व जो होता है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का कर्व, तो ये होता है आपका करेक्टरिस्टिक FCK। ठीक है, इससे नीचे इधर कितना होता है 5%, इसके उधर कितना होता है 95%। मतलब जब आपका मटेरियल फेल हो रहा है, उसका स्ट्रेंथ कम है, दैट मीन इस वाले जोन में लाइक करा 5% वाले में, तो मैं 5% लिया हूं। ठीक है, उसी तरह से लोड का जो होता है, लोड का जो होता है वो करेक्टरिस्टिक लोड किधर होता है, दिस इज द करेक्टरिस्टिक लोड। ठीक है, इसके इधर लोड एक्सीड हो जाएगा तब फेल हो जाएगा, और इसके इधर है दैट मीन 95% एरिया में है तो फेल नहीं होगा। ओके, तो एक तो ये हो गया प्लस, या तो मटेरियल फेल नहीं हो रहा है मतलब 95% वाले एरिया में है, बट लोड जो है 5% वाले एरिया में है, प्लस दोनों फेल हो रहा है, मतलब लोड भी, मटेरियल का स्ट्रेंथ भी लेस देन है और लोड भी ग्रेटर देन है, मतलब 5% वाले एरिया में है। तो यहां से आप यदि कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा वैल्यू आपका 9.75, 9.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2, तो इसी को ऑर्डर बोला जाता है, यही दिस इज नोन एज ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द प्रोबेबिलिटी, ऑर्डर। ओके, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं, 10 टू द पावर माइनस 2 किस में है, सो दिस इज आंसर, आंसर विल बी ए। क्या हो जाएगा आंसर, ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिकॉज 10 टू द पावर माइनस 2 जो है ये ऑर्डर होता है। क्लियर है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा चीजें, मैं फिर भी डिटेल में सॉल्व करके आपको दिखा दिया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन एंड रीजन, असर्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। असर्शन में देखिए, अकॉर्डिंग टू BIS 456 1978 ओवर एनफोर्स सेक्शन आर नॉट परमिटेड। बिल्कुल सही है, ओवर एनफोर्स सेक्शन जो है हम परमिट नहीं करते हैं। ठीक है, ओवर एनफोर्स सेक्शन इज नॉट परमिटेड, इट्स करेक्ट। रीजन देखते हैं, देयर इज ए डक्टाइल फेल्योर ऑफ ओवर एनफोर्स सेक्शन। ओवर एनफोर्स सेक्शन में डक्टाइल फेल्योर नहीं होता है, ओवर एनफोर्स सेक्शन में डक्टाइल फेल्योर नहीं होता है। ठीक है, ओवर एनफोर्स सेक्शन में क्या होता है, ब्रिटल फेल्योर होता है। पार्ट 1 वीडियो में भी मैं बता चुका हूं ये। ठीक है, ओवर एनफोर्स सेक्शन में क्या होता है, ब्रिटल फेल्योर होता है, सडन फेल्योर होता है, ब्रिटल फेल्योर, इसलिए तो हम अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, ब्रिटल फेल्योर होगा मतलब सडनली फेल हो जाएगा। ठीक है, तो रीजन इज रॉन्ग, असर्शन इज करेक्ट, सो आंसर इज गोइंग टू बिकम सी। ठीक है, सी जो है इसका आंसर होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओवर रेनफोर्स डिजाइन ऑफ ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन इज अनडिजायरेबल। बिल्कुल सही, ओवर रेनफोर्स जो है अनडिजायरेबल है। टेंशन फेल्योर ऑफ ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन इज सडन। टेंशन फेल्योर जो है रेनफोर्स कंक्रीट का सडन नहीं होता है, कंप्रेशन फेल्योर सडन होता है।
क्या होता है, कंप्रेशन फेल्योर। दैट मीन्स कंक्रीट जब फेल होता है तो वो सडन होता है, कंप्रेशन फेल्योर इज सडन। दैट मीन्स फेल्योर ऑफ कंक्रीट इज सडन, फेल्योर ऑफ स्टील सडन नहीं होता है। स्टील जो है वो सडन फेल्योर नहीं होता है। दैट मीन्स जो टेंशन फेल्योर है वो सडन नहीं होगा, वो जो है ग्रेजुअल होगा, उसमें इलोंगेशन होगा पहले। फाइन, तो ये ऑप्शन गलत है फिर से रीजन। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगेन सी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, दिस इज क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं 25 में क्या दिया हुआ है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 25। ये जो है 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ सिग्मा सीवीसी इज द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन फ्लेक्सर कंप्रेशन, ठीक है, इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इन सर्विस, द मॉडुलर रेशियो ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो ये जो है आपका WSM का क्वेश्चन है, WSM मेथड ऑफ डिजाइन, वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन का क्वेश्चन है। वहां पे मॉडुलर रेशियो का जो फॉर्मूला दिया जाता है, ठीक है, एज पर द कोडल प्रोविजन क्या होता है, 280/3 सिग्मा CBC। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। 280/3 सिग्मा CBC इज द कोडल प्रोविजन फॉर द मॉडुलर रेशियो। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 26, assertion एंड रीजन। अगेन assertion देखते हैं क्या दिया हुआ है। इन द वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन, WSM के बारे में, वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड द इंटरनल स्ट्रेस एट ए सेक्शन ऑफ मेंबर आर कंप्यूटेड फॉर फैक्टर्ड लोड। अब WSM में जो है कोई भी लोड फैक्टर नहीं लिया जाता है। WSM में नो लोड फैक्टर, कोई लोड फैक्टर नहीं होता है। लोड को हम कोई भी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करते WSM में, LSM में करते हैं, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रेस लोड फैक्टर्ड लोड के लिए नहीं होगा, सर्विस वर्किंग लोड के लिए निकाला जाएगा। तो ये गलत है, ठीक है। जब भी आपका असर्शन गलत हो जाएगा और तब इसका आंसर हमेशा डी होगा। दूसरे को देखना भी नहीं है, नीचे वाले को अब देखना भी नहीं है, ठीक है, ये सही है या गलत है। ये गलत हुआ तो ये सही ही होगा, क्योंकि ऑप्शन इसी तरह से जाता है, दोनों गलत कभी नहीं होता है, ठीक है। चलिए रीजन भी देख लेते हैं। इन द वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड, WSM मेथड, it is ensured that internal stress due to working load are less than the allowable stress। तो जो इंटरनल स्ट्रेस आ रहा है स्ट्रक्चर पे बिकॉज ऑफ द वर्किंग लोड के कारण, वो उसके अलाउएबल स्ट्रेस से कम होना चाहिए। यही हम डिजाइन में इंश्योर करते हैं WSM में। तो बिल्कुल सही है। सो इफ द assertion इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट, आंसर इज डी। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या है। सी द क्वेश्चन नंबर 27। फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ अर्थक्वेक लोडिंग एंड लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ ए टॉल बिल्डिंग। तो ये अर्थक्वेक का क्वेश्चन है, ठीक है। लेटरल स्टेबिलिटी के लिए, जो लंबा बिल्डिंग है उसके लेटरल स्टेबिलिटी के लिए क्या करना होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर टेकन। तो उसके लिए स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो पहला, मिनिमाइज द ग्रेविटी लोड। ग्रेविटी लोड को मिनिमम करना पड़ेगा, सही है ये। जब हमारा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका ग्रेविटी लोड जो होता है, सेल्फ वेट जो है कम रखते हैं थोड़ा, ठीक है। तो मिनिमाइज द ग्रेविटी लोड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एड मासेस एट अ फ्लोर लेवल, ये गलत है, ये गलत है। नेक्स्ट, इंश्योर द डक्टिलिटी एट द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम मोमेंट। जहां पे मोमेंट सबसे मैक्सिमम आ रहा है वहां पे डक्टिलिटी इंश्योर करना होता है अपने को, ये सही है, दिस इज करेक्ट। प्रोवाइड द शियर वॉल। शियर वॉल जो है लेटरल डायरेक्शन, जो अर्थक्वेक आता है तो लेटरल डायरेक्शन में मोमेंट जनरेट होता है, उसको रजिस्ट करता है शियर वॉल, लेटरल लोड्स को रजिस्ट करता है, ठीक है। तो ये सही है, प्रोवाइड शियर वॉल। तो क्या क्या हुआ अभी तक, 135 134। सो दिस इज द 134, क्योंकि चारों तो है नहीं किसी में। सो आंसर विल बी सी हियर। प्रोवाइड द स्टील ग्राउंड स्टोरी, ये गलत है, ओके। सो आंसर विल बी 134। ये अर्थक्वेक का क्वेश्चन था, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर रेनफोर्स्ड कंक्रीट फ्लेक्सर मेंबर। तो क्वेश्चन पूछा अंडर रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए, और फ्लेक्सर मेंबर बेंडिंग वाला मेंबर जो होगा जिसमें बेंडिंग आ रहा है, फ्लेक्सर मेंबर्स आर डीपर। अंडर रेनफोर्स्ड के लिए जो मेंबर होगा वो उसका डेप्थ ज्यादा होगा क्या, वो देखना पड़ेगा। आर स्टिफर, क्या वो स्टिफ होगा ज्यादा। कैन अंडरगो लार्ज डिफ्लेक्शन,
तो इन तीनों में से कौन कौन सा सही होगा, ठीक है। तो अपने को पता है जो अंडर इन्फोर्स सेक्शन होता है यू आर, इन दिस एक्स यू इज लेस देन एक्स यू लिमिटिंग, जो डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस लेस देन द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का क्या फॉर्मूला होता है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जैसे FE 250 के लिए होता है 0.53, ये किसके लिए होता है 250 के लिए, FE 250 के लिए, एंड 0.48 किसके लिए होता है 415 के लिए, FE 415, एंड 0.46 होता है आपका 500 के लिए, ओके 500 के लिए कितना होता है 0.46। तो यहां से हम एक्सयू लिमिट कोई भी एक पकड़ लेते हैं, एक्सयू लिमिट इक्वल टू 0.53D, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। तो एक्सयू लिमिट हमें पता चल गया 0.53D, और एक्सयू का जो वैल्यू है, एक्सयू का वैल्यू वो कैसे निकालते हैं हम, तो कंप्रेशन को टेंशन से इक्वेट करते हैं, 0.36 FCK B XU दैट इज इक्वल टू 0.87 FY AST, ठीक है। तो यहां से XU जब निकालते हैं 0.87 FY AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK B, दिस इज द वैल्यू ऑफ XU। अब देखिए XU के जो वैल्यू है उसमें D नहीं है, कहीं भी डेप्थ नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे XU की जगह मैं ये फॉर्मूला जब पुट करूँ, इस XU की जगह जब मैं ये फॉर्मूला पुट करूँ तो क्या लिखेंगे 0.87 FY AST 0.36 FCK into B that should be less than 0.53 into D। तो यहाँ से क्या पता चला, D जो है ग्रेटर देन, ये वैल्यू से ग्रेटर आना चाहिए D, ठीक है। तो मतलब जो बीम होगा वो डीपर होगा, डेप्थ उसका ज्यादा होगा, समझ पा रहे चीजों को। वही यदि ओवर एनफोर्स सेक्शन होता, ओवर एनफोर्स सेक्शन, तो वहां पे रिलेशनशिप ये होता है XU इज ग्रेटर देन XU लिमिट, तो आपका D का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, समझ पा रहे। तो जो अंडर एनफोर्स सेक्शन होगा वो ज्यादा डेप्थ का होगा, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। आर स्टीफर, अंडर एनफोर्स में क्या है, आप जो स्टील दे रहे हैं वो कम दे रहे हैं। अब स्टील जब कम दे रहे हैं तो वो स्टीफर नहीं होता है, ठीक है, वो डक्टाइल होता है, स्टीफर नहीं होता, वो डक्टाइल होता है, तो ये गलत है। अब रेनफोर्समेंट कम है तो उसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा, कैन अंडरगो लार्ज डिफॉर्मेशन, सही है 3, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 इज करेक्ट, सो आंसर विल बी डी, डी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, समझ पा रही है ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, 29 में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 29, लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस इन टर्म्स ऑफ क्रीप कोफिशिएंट एंड 28 डेज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस जब निकालते हैं ECR लॉन्ग टर्म, ठीक है, जो आपका शॉर्ट टर्म होता है वो तो पता ही आपको 5000 रूट ओवर FCK, ये होता है आपका शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म में क्या होगा, जो इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज आता है तो ये जो वैल्यू है ये कम हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसको 5000 रूट ओवर FCK को 1 प्लस क्रीप कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, 5000 रूट ओवर FCK डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्रीप कोफिशिएंट। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे क्या सब दिया हुआ, सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या होता है, मैं फर्स्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, पार्ट 1 जो वीडियो था उसमें। सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया होता है डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ज्यादा तो नहीं है, ये हम सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया में रखते हैं। शियर के जो है उसका क्या पर्पस होता है, ये स्लाइडिंग को रोकता है। दो मेंबर के को यदि ज्वाइन करना होता तो दो मेंबर के बीच में हम शियर की प्रोवाइड करते हैं। श्रिंकेज, श्रिंकेज क्या है, श्रिंकेज से क्रैकिंग डेवलप होता है, क्रैकिंग स्ट्रक्चर में क्रैकिंग डेवलप होता है श्रिंकेज से। कंक्रीट स्पॉलिंग, स्पॉलिंग जो है कोरोजन, यदि आपका रेनफोर्समेंट में कोरोजन लग गया, वो कोरोड हो गया तो कंक्रीट क्या हो जाता है, वो फैल जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये है ऑर्डर, तो क्या हो गया, ए का 2, बी का 1, ठीक है, सी का 3 एंड डी का 4। सो आंसर विल बी बी हियर। क्लियर है, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 असर्शन एंड रीजन 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द स्ट्रेस ब्लॉक यूज्ड इन द लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड इज ऑब्टेन्ड
बाय टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट सिलेंडर अंडर द यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन। तो ये बोल रहा है जो हमारा जो स्ट्रेस ब्लॉक होता है, जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है कंक्रीट का, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो मिलता है कंक्रीट का, ठीक है, ये जो है हम सिलेंडर का टेस्टिंग करते हैं, सिलेंडर का। ये गलत स्टेटमेंट है। आईएस कोड बोलता है, आईएस कोड जो अपना वो बोलता है हमें सिलेंड्रिकल सैंपल नहीं, क्यूबिकल सैंपल का टेस्टिंग करते हैं हम, ठीक है, क्यूब का टेस्टिंग करते हैं। 150 mm का क्यूब लेते हैं और उसका हम टेस्टिंग करते हैं। फाइन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, जब असर्शन रॉन्ग हो जाए तो इसका आंसर क्या होगा, डी। रीजन देखना ही नहीं है फिर, ठीक है, रीजन करेक्ट होगा ही होगा। देख लेते फिर भी। इफ ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन इज नॉट एडॉप्टेड, it is not possible to obtain the descending portion of a stress strain curve beyond the maximum limit। इसका बोलने का ये मतलब है जब हम टेस्टिंग करते हैं तो अपना एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ ऐसा आता है। ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा डिसेंडिंग पोर्शन, ठीक है, इसमें कम हो रहा है स्ट्रेस। अब जब टेस्टिंग करते हैं तो हम यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन से करते हैं, यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन। दैट मीन्स स्ट्रेन का रेट का मतलब क्या हो गया, सपोज 0.2 मिलीमीटर पर मिनट, एक मिनट में 0.2 मिलीमीटर उसमें इलोंगेट कर रहे हैं, तो ये एक यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन हो गया। समझ पा रहे चीज़ों को। तो यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्ट्रेन करेंगे तभी आपको डिसेंडिंग पोर्शन मिलेगा, ठीक है। सपोज आप यूनिफॉर्म स्ट्रेस कर दिए, सपोज 0.1 MPa पर मिनट इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये हो गया यूनिफॉर्म स्ट्रेस रेट हो गया, ठीक है। तो आपको ये डिसेंडिंग पोर्शन नहीं मिलेगा, ये यहीं से फेल हो जाएगा। ओके, समझ पा रहे चीजों को। तो ये ऑप्शन सही है, रीजन सही है, असर्शन गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज डिफाइंड एज द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द स्ट्रेसेस इन द मटेरियल। ये गलत स्टेटमेंट है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का ये मतलब नहीं होता है जो एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, ये गलत है। वर्किंग स्ट्रेस होता है वो, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस। कोलैप्स जब होगा तो उससे नीचे हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होता, यहाँ पे तो कोलैप्स हो गया। फाइन, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, लिमिट स्टेट मेथड इज वन दैट इंश्योर द एडिक्वेट सेफ्टी ऑफ ए स्ट्रक्चर अगेंस्ट कोलैप्स। ये बिल्कुल सही है। तो हमें जो सफिशिएंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेते हैं जिससे कि स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं हो। तो अगेंस्ट द कोलैप्स एडिक्वेट सेफ्टी ऑफ ए स्ट्रक्चर इज इंश्योर्ड। सही है ये कोई स्टेटमेंट। चलिए स्टेटमेंट 3 देखते हैं, इन द लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड एक्चुअल स्ट्रेस डेवलप एट कोलैप्स डिफर कंसिडरेबली फ्रॉम द थियोरेटिकल वैल्यू। तो एक्चुअल स्ट्रेस जो कोलैप्स में डेवलप होता है एट द टाइम ऑफ कोलैप्स, जो एक्चुअल स्ट्रेस डेवलप होगा, एक्चुअल स्ट्रेस, वो थियोरेटिकल जो भी हम अभी एनालिसिस करके निकालते हैं थियोरेटिकल से बहुत डिफर करता है। क्योंकि ये जो एलएसएम मेथड होता है ना, ये प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है, ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, प्रोबेबिलिस्टिक मेथड होता है ये, ठीक है। तो जो एक्चुअल स्ट्रेस डेवलप होता है एट कोलैप्स के टाइम में जो एक्चुअल स्ट्रेस डेवलप होता है वो हमारा थियोरेटिकल से डिफरेंट रहता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 3, आंसर इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। किसके बारे में पूछा, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा, कंक्रीट का करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का ग्राफ होता है, जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का ग्राफ होता है ये इस टाइप से होता है, ठीक है। और यहां पे आपका जो मीन स्ट्रेंथ है एफएम, दिस इज योर करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफसीके। इसके इधर जो है 5% एरिया है और इधर 95% एरिया है। अब देखिए यहां से हाइयर देन द एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ, एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ तो ये है, उससे कम है, हाइयर नहीं है, लोअर देन द एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहां तक आई थिंक कोई डाउट नहीं है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 34। सी द क्वेश्चन नंबर 34, ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट
इन एंड अराउंड द सी कोस्ट कंस्ट्रक्शन, जब भी आप जो है सी कोस्ट में कंस्ट्रक्शन करेंगे या सी में कंस्ट्रक्शन करेंगे तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना लेना है। तो जो आईएस कोड बोलता है आईएस 456 जो बोलता है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, वो बोलता है M30। M30 इज द मिनिमम, ठीक है, और इससे ज़्यादा ही लेना पड़ेगा आपको जब आप सी कोस्ट में कंस्ट्रक्शन करेंगे तो। फाइन। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ ऑफ M25 कंक्रीट। M25 कंक्रीट का फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ, तो फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, FCR इक्वल टू 0.7 रूट ओवर FCK, ठीक है, तो 0.7 रूट ओवर 25, so how much you will get 3.5, answer will be B. Okay, so see the question number 36, on which one of the following concepts is the basic principle of the structural design based। जो स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं उस इनमें से कौन से प्रिंसिपल पे हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। वीक कॉलम स्ट्रॉन्ग बीम, स्ट्रॉन्ग कॉलम एंड वीक बीम, इक्वली स्ट्रॉन्ग कॉलम एंड बीम, पार्शियली वीक कॉलम बीम। तो ये जो होता है कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट पे डिजाइन करते हैं, सपोज ये आपका फ्रेम है स्ट्रक्चर का और ये सारे बीम है, वर्टिकल कॉलम एंड दिस हॉरिजॉन्टल आर बीम। अब देखिए सपोज कॉलम स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कॉलम है एंड वीक बीम है, तो बीम यदि वीक है तो बीम जो है ब्रेक होगा, बीम ब्रेक होके ये स्ट्रक्चर जब कोलैप्स होगा तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स होके नीचे आएगा, कॉलम ब्रेक नहीं होगा, नीचे आ जाएगा पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। दैट मीन्स आसपास के स्ट्रक्चर में कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है क्योंकि ये कॉलम अपने जगह पे ही रहेगा, बस बीम जो है अपने जगह पे नीचे की ओर सबसाइड हो जाएगा, ठीक है। बट यदि आप वीक कॉलम स्ट्रॉन्ग बीम दे देंगे, सपोज आप वीक कॉलम स्ट्रॉन्ग बीम दे दिया है, ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये है जो आपका कॉलम जो है वो वीक है, तो कॉलम वीक है तो यहाँ से ब्रेक हो गया, ये कॉलम ब्रेक हो गया। अब कॉलम जब ब्रेक होगा तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इधर जा सकता है, लैटरल मूवमेंट होगा स्ट्रक्चर में, क्योंकि बीम ब्रेक नहीं होगा, बीम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आसपास जो नाइबरिंग स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इसलिए हमेशा ट्राई करते हैं जो बीम वीक हो, कॉलम स्ट्रॉन्ग हो। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। सी द क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैटेगरी इनटू व्हिच मैसनरी बिल्डिंग आर डिवाइडेड ऑन दिस बेसिस ऑफ अर्थक्वेक फीचर। अर्थक्वेक फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैसनरी बिल्डिंग जो कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो आपको पता ही है जो 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ए से लेके ई तक, ठीक है। बट उसमें से जो ए जो है ये ए से लेके ई तक 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बट उसमें से ए जो है ए कैटेगरी या जोन 1 कैटेगरी जो हम बोलते हैं उसको जोन 2 कैटेगरी के साथ मर्ज कर दिया गया है। अब जोन 2 कैटेगरी के साथ मर्ज कर दिया गया तो बचा कितना, 4 नंबर ऑफ जोन, ओके, या 4 नंबर ऑफ कैटेगरीज। फाइन, सो दिस इज द आंसर बी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सी द क्वेश्चन नंबर 38, द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेटिंग द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के बारे में पूछा है, जो न्यूट्रल एक्सिस का लोकेशन, ओके। द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेटिंग द न्यूट्रल एक्सिस इन अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट फ्लेक्चर मेंबर एज अ सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है, इज अप्लीकेबल इन द वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड बट नॉट इन द लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सपोज ये आपको कोई भी एक फ्लेक्चुरल मेंबर है, ठीक है, फ्लेक्चुरल मेंबर है, इसका जो न्यूट्रल एक्सिस होगा, लेट से इसका डेप्थ डी है, इसका जो न्यूट्रल एक्सिस होगा सेंट्रोइडल एक्सिस दैट मीन सीजी से हम पास करते हैं किस केस में, न्यूट्रल एक्सिस जो है सीजी से पास करता है कौन से मेथड ऑफ डिजाइन में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन में या फिर लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में। तो जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन होता है उसमें जो हम लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है लीनियर एज्यूम करते हैं, लीनियर, और जहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लीनियर एज्यूम किया जाएगा वहीं पे जो है आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो सीजी से पास करेगा। न्यूट्रल एक्सिस कहां से पास करेगा, सीजी से पास करेगा, ठीक है। क्योंकि जो न्यूट्रल एक्सिस निकाला जाता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, जब न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं एक्स जब निकालते हैं हम तो एरिया ऑफ मोमेंट लेते हैं, मोमेंट ऑफ एरिया लिया जाता है, मोमेंट ऑफ एरिया लिया जाता है, ठीक है। तो उससे हम कैलकुलेट करते हैं, तो दैट मीन्स ये तभी हो सकता है जब आपका लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हो
और न्यूट्रल एक्सिस CG से पास करेगा तब। बट नॉट लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड। लिमिट स्टेट में ऐसा नहीं होता। लिमिट स्टेट में जो हम लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं लेते, लिमिट स्टेट में अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होता है, स्ट्रेस ऐसा होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, assertion इज करेक्ट। Coming to the region, the working stress design method assume that structural material behave in a non-linear elastic। गलत है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड तो आपका लीनियर इलास्टिक लेता है, नॉन लीनियर कहाँ लेता है। सो दिस इज रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, सो आंसर इज गोइंग टू बिकम सी। ओके, दिस इज क्लियर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 39। Which one of the following section perform better on the ductility criteria? Ductility criteria, तो जिसमें आपका रेनफोर्समेंट कम होगा, लेस रेनफोर्समेंट होगा, रेनफोर्समेंट वो ज्यादा डक्टाइल बिहेव करेगा। तो दैट मीन्स अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, क्लियर है 39 तक। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन, IAS 2006 का देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सी क्वेश्चन नंबर 40, assertion the working stress method of RCC design of a beam is also known as modular ratio method। बिल्कुल सही है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है उसको मॉडुलर रेशियो मेथड भी बोलते हैं, बिकॉज उस केस में वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लीनियर एज्यूम करता है। जब भी हम लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एज्यूम करेंगे तो हम अपने को जो है मटेरियल को सेम मटेरियल में कन्वर्ट करना होता है। यदि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है तो उसको सेम मटेरियल में कन्वर्ट करना होता है। लाइक जब बीम होगा तो बीम में क्या होगा, कंक्रीट भी होगा और रेनफोर्समेंट भी होगा। बीम में क्या सब होगा, कंक्रीट भी होगा और रेनफोर्समेंट भी होगा। तो ये जो रेनफोर्समेंट है इसको जो है इक्विवेलेंट कंक्रीट में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है पहले, ठीक है, एनालाइज करने के लिए। तो उस केस में हम मॉडुलर रेशियो का यूज करते हैं, तो इसलिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड को हम मॉडुलर रेशियो मेथड भी बोलते हैं। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, रीजन द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन स्टील एंड कंक्रीट इज सेम एज द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। इसका मतलब क्या है, तो अपने को पता है जो स्ट्रेन यहाँ पे जो स्टील है, सपोज ये स्टील है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो स्ट्रेन होगा स्टील में जो स्ट्रेन होगा वही स्ट्रेन आपका कंक्रीट में भी होना चाहिए, तभी तो स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी होगा, तभी तो एक दूसरे से ज्वाइन होगा। ठीक है, दैट मीन्स स्ट्रेस इन ए स्टील डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील दैट मस्ट बी इक्वल टू स्ट्रेस इन अ कंक्रीट डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। मतलब यहां से आप देखिए, आप रेशियो ले लीजिए, स्ट्रेस इन अ स्टील डिवाइडेड बाय स्ट्रेस इन अ कंक्रीट इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। वही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। The ratio of stress in a steel and concrete is the same as the elastic modulus। बिल्कुल सही, समझ पा रहे चीजों को। So answer is going to become A। Okay, let's see the question number 41। In the limit state design, over reinforced section are not permitted। तो ये हमने कितना बार डिस्कस ऑलरेडी कर लिया, जो ओवर रेनफोर्स सेक्शन जो है लिमिट स्टेट डिजाइन में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ओवर रेनफोर्स सेक्शन जो होता है वो ब्रिटल फेल्योर होता है, ब्रिटल फेल्योर देता है। ब्रिटल फेल्योर क्यों ब्रिटल फेल्योर देता है, कंक्रीट पहले फेल हो जाता है, स्टील अभी इल्ड भी नहीं होता कि कंक्रीट फेल हो जाता है, क्रश हो जाता है। ठीक है, और कंक्रीट जैसे ही फेल होगा वो ब्रिटल फेल्योर होगा, क्योंकि वो इल्डिंग थोड़ी होता कंक्रीट में। फाइन, तो ये तो सही है। चलिए रीजन देखते हैं। एज द कंक्रीट फेल्योर इज ब्रिटल द स्ट्रक्चर इज फेल सडनली विदाउट एनी वार्निंग। बिल्कुल सही, इसलिए तो हम ओवर रेनफोर्स अवॉइड करते हैं। सो आंसर इज गोइंग टू बिकम ए। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। As per the IS 456/2000, which one of the following correctly express the modulus of elasticity of concrete? तो modulus of elasticity of concrete को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, 5000 √/FC के। इससे पहले भी अभी देखें। सो आंसर इज गोइंग टू बिकम सी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलिए नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया हुआ है, करेक्टरिस्टिक strength of M20 concrete is 20 MPa। What is the number of cube having the 28 days compressive strength greater than 20 MPa out of 100 cube? तो ये बेसिक डेफिनेशन है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो सपोज आपके पास 100 क्यूब है, 100 क्यूब, तो अपने को पता करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जब निकालते हैं तो हम ये कर्व से निकालते हैं। तो 100 क्यूब में ये हो गया FC के
और इससे इधर कितना एरिया, 5% इधर है और 95% इधर है, ठीक है। तो हमारा जो यदि 100 क्यूब है, 100 क्यूब में से 95 क्यूब का जो स्ट्रेंथ का वैल्यू है वो एफसीके से ज्यादा होना चाहिए, दैट मीन्स 20 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, 95 क्यूब का। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। आउट ऑफ 100 क्यूब मेड ऑफ द कंक्रीट 95 क्यूब का जो वैल्यू है 20 से ज्यादा होना चाहिए। फाइन। तो वही पूछा, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्यूब हैविंग 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 20 MPa। 20 MPa से ग्रेटर कितना होना चाहिए, 95 क्यूब, आउट ऑफ 100 95 क्यूब। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन अ टेंशन रेनफोर्समेंट। टेंशन रेनफोर्समेंट में मैक्सिमम स्ट्रेन पूछ रहा है अपने से, ठीक है, इन द सेक्शन एट अ फेल्योर के टाइम में, डिजाइन फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। एलएसएम जब मेथड यूज करेंगे हम, एलएसएम मेथड, तो स्टील में स्ट्रेन कितना होना चाहिए, मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील, ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन Fy डिवाइडेड बाय 1.15 ES प्लस 0.002, ठीक है, ये ग्रेटर देन होना चाहिए। मतलब जब फेल हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन जब फेल हो रहा है कोई भी स्ट्रक्चर, तो स्ट्रेन जो है स्टील जो है इल्ड हो जाना चाहिए, इल्डिंग उसमें हो जाना चाहिए। समझ पा रही चीजों को, तो इतना जो इल्डिंग स्ट्रेन है इससे ज्यादा ही स्ट्रेन होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया हुआ आपका, द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्रीप एंड श्रिंकेज measured from as a cast level, ठीक है, of the support of the floor, roof and all other horizontal members of the reinforced concrete should not normally exceed। ये मैं पहले भी पार्ट 1 में भी करवा चुका हूँ, सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली। तो कितना होना चाहिए, कितना से एक्सीड नहीं होना चाहिए, दैट इज स्पान बाय 250। ओके, क्योंकि कहाँ पे पूछा, कास्ट लेवल पे। अभी जो है वाल वगैरह इरेक्ट नहीं किया गया है, कास्ट लेवल पे पूछा तो क्या होगा, स्पान बाय 250। सो बी इज द करेक्ट आंसर। फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 यहां से देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया हुआ आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द कंक्रीट इज। अपने को पता है मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, 5000 √/FC के, ये होता है आपका मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। तो यहां से देखिए, और ये कहां से कैलकुलेट किया जाता है, ये जो कैलकुलेट होता है वो सीकेंट मॉडुलस से कैलकुलेट करते हैं। सीकेंट मॉडुलस क्या होता है देख लीजिए थोड़ा, ये है अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंक्रीट का। तो ये इनिशियल पोर्शन से हम एक लाइन ज्वाइन करते हैं, कहां पे, इनिशियल पोर्शन से एक लाइन ड्रॉ करके इसको ज्वाइन करते हैं, और ये कहां पे, कौन से स्ट्रेंथ पे, कौन से स्ट्रेस पे, 0.33 ऑफ FCK पे, FCK/3 पे, यहां से ज्वाइन कीजिए लाइन। और ये जो लाइन का जो स्लोप होगा इसी को बोलता है सीकेंट मॉडुलस, और यही हम यूज करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालने के लिए, यही स्लोप, ठीक है, वही वैल्यू ऑफ 5000 √/FC के। फाइन। तो सीकेंट मॉडुलस का यूज किया जाता है, बिल्कुल सही। टेंजेंट नहीं यूज करते हैं। प्रोपोर्शनल टू FC √/FC के देख रहे हैं, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, क्योंकि 1/FC के तो होगा नहीं। सो C इज द करेक्ट आंसर। फाइन। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा, सो सी द क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ ए हार्डेंड एग्जिस्टिंग कंक्रीट। तो हार्डन जो कंक्रीट हो जाता है, जो आपका हार्ड हो गया कंक्रीट, उस पर कौन सा टेस्ट करते हैं उसका स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए, तो उस पर करते हैं हम रिवॉन्ड हैमर टेस्ट। रिवॉन्ड हैमर टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन दैट कंक्रीट। ओके, क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द टारगेट मीन स्ट्रेंथ FT ऑफ अ कंक्रीट मिक्स। अब अपने को पता है ये टारगेट मीन स्ट्रेंथ का क्वेश्चन अब दे दिया आपको,
तो देखिए इसका पहले तो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का आपको ग्राफ पता होना चाहिए, ये होता है। ओके, दिस इज द एफ टी टारगेट मीन, दिस इज द एफ सी के। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो एफ टी इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा, ठीक है, ये होता है। और यही चीजें यहां पे पूछा आपसे। एफ टी ये टारगेट मीन स्ट्रेंथ हो गया, एफ सी के को एफ सी के लिख दिया है, 1.65 जो कांस्टेंट होता है के लिख दिया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो यहाँ पे एस ले लिया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेडिक्ट द इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट। तो मैंने बताया जो इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट का निकालना होता है तो लॉन्ग टर्म मॉडुलस निकालते हैं। लॉन्ग टर्म मॉडुलस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ई डिवाइडेड बाय क्रीप 1 प्लस क्रीप कोफिशिएंट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। फाइन, ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, देखिए, वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज नॉट ए लिमिट स्टेट डिजाइन। सिंपल आंसर, लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन नहीं है वो। ओके, यही तो पूरे, यही एक स्टेटमेंट पूरा डिफरेंशिएट कर दिया है। फाइन, सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द आरसीसी क्वेश्चन सीरीज ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम। तो आपको कुछ भी डाउट हो अभी तक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड कुछ भी सजेशन हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जो भी आपका ग्रुप है, कॉलेज ग्रुप है, तो उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ओके, एंड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आप इंगेट अड्डा, ENGAT इंगेट अड्डा, ये सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप। ओके, वहां पे आपको कुछ भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन मैं विद इन द टाइम स्पान में हम दे देंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए बाय, सी यू, टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।